हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 क्लास 10 का मैथ का पहला चैप्टर। और पहले चैप्टर से पूरा कॉन्सेप्ट को निचोड़ेंगे और निचोड़ने के बाद वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और हम लोग जो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा। एक नंबर वाले कितने क्वेश्चन रहेंगे? 100 में से 50 को सॉल्व करना है, ये तो सभी को मालूम है। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि 2 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन रहेंगे? 2 नंबर वाले। तो 2 नंबर वाले 30 क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा और 30 नंबर में से बनाना है, सॉल्व करना है मात्र 15। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा अगर बनाइएगा तो 30 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। तो 30 में से 15 ही सवाल को आप लोगों को बनाना है। तो आप लोगों के लिए बीबीए एजुकेशन चैनल पर मैथ का तहलका मचाने के लिए आपके जो एमटी भैया हैं, एमटी सर हैं, वो आ चुके हैं। और इस चैप्टर को पहले हम लोग बेसिक समझेंगे और सीधा 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन सब आएगा उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए, और ये मैथ क्लास का पहला वीडियो है। 10th वाले कान खोलकर सुन लो, अक्टूबर समाप्त होने वाला है और आप लोग इस तरीके से तैयारी में लग जाइए कि जैसे रात का नींद गायब हो, दिन का घुमनाई गायब हो, कुछ नहीं, सब टाइम अभी आप लोग पढ़ाई में लगाइए। और जो सब इधर उधर घूम रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी सब इंतजार कर रहे हैं कि पहली बार मेरा जो लल्ला है वो बोर्ड एग्जाम में बैठ रहा है मैट्रिक के, और देखते हैं कितना प्रतिशत अंक प्राप्त कर रहा है। तो इतना तो मेहनत करना ही होगा, ठीक है। चलिए पहले बेसिक समझ लेते हैं कि क्या है। इसको बेसिक समझना बहुत ही जरूरी है, बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। चलिए तो पहला समझते हैं हम लोग, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। पहले बेसिक समझना बहुत जरूरी है, 2 मिनट में समझा दूंगा, उसके बाद एकदम तहलका मचा देंगे। चलिए, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और सबसे छोटा प्राकृत संख्या कितना होता है? तो 1 होता है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे गिनती आप लोग गिने होइएगा बचपन से लेके 55 तक, कि आप लोग पढ़ने गए हैं तो गिनती में क्या शुरू सिखाया गया है। जब कोई कॉन्वेंट कोचिंग स्कूल में अपने गुरुजी के पास पढ़ने गए थे तो वो पहले 0 लिखे थे कि पहले 1 लिखे थे? तो पहले 1 लिखे थे। तो गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 से लेके ये अनंत का संकेत है, सिंबल है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। बात इतना समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा पढ़ेंगे, सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 2 से भाग देने पर पूरा कट जाए, शेषफल 0 हो जाए, उसको सम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो सम संख्या समझ गए होंगे। समझेंगे विषम संख्या किसे कहते हैं। तो विषम संख्या वह संख्या होता है जो एक और अपने आप से कटे, एक और अपने आप से कटे। सॉरी, विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, तो उसे कौन संख्या बोलेंगे? तो विषम संख्या बोलेंगे। जैसे 3 ले लेते हैं तो 2 से भाग देते हैं 3 में, तो 2 एक ही 2, शेष कितना बच गया? 1। तो 2 से पूरा विभाजित नहीं हुआ, तो इसलिए कौन हुआ? ये 3 जो है विषम संख्या है। तो 1 3 5 7 9 11, यानी जो जोड़ा में न हो, जो जोड़ा में नहीं हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या। बात करते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। तो पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि उदासीन, 0 क्या है? 0 प्लस है कि माइनस है? तो ये उदासीन है। तो और ये माइनस वाला संख्या है, ऋणात्मक संख्या प्लस और कौन? धनात्मक संख्या तथा 0 को जब शामिल किया जाता है, संख्या रेखा पर लिखा जाता है, तो उसको कौन संख्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। समझते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण का मतलब है पूरा, पूर्ण का मतलब पूरा। आप संख्या जितना भी लिख दे वो सब कौन है? पूर्ण संख्या हुआ। तो पूर्ण संख्या का शुरुआत कहाँ से होता है? 0 से होता है, शून्य से होता है। और इसका परिभाषा ऐसे भी बोल सकते हैं
कि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो उससे बनने वाली जो संख्या होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब समझते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या का अर्थ होता है कि वैसा संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंडन हो। वैसा संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंडन हो, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। जैसे हम चेक करते हैं 2 को, तो 2 को विभाजित होगा किससे? 1 से और 2 से, तो 2 होगा? नहीं होगा। 2 भाज्य संख्या होगा? तो नहीं होगा। 3 भी नहीं होगा। 4 को चेक करते हैं, तो 4 को 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। तो 1 2 3, इसका कितने गुणनखंडन है? 3 गुणनखंडन है। तो वैसा संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंडन हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और 3 से ज़्यादा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम, समस्या वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो केवल 1 से और अपने आप से कटे, न किसी के बाप से कटे। तो वैसे संख्या को क्या बोलते हैं? कि अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 को देखिए 1 और स्वयं यानी 2 से कटेगा, 3 को देखिए 1 और 3 से कटेगा, 5 को देखिए तो 1 और 5 से अपने आप से कटेगा, 1 और अपने आप से कटे, तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए बात है यहाँ पे सह अभाज्य संख्या का। तो सह अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो वैसे संख्याओं का युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। जैसे 5 और 7 ब्रैकेट के अंदर है यानी 2 संख्या है, ठीक है, जोड़े में है, जिसका HCF निकालने पर 1 आए, जिसका HCF यानी मौसौ निकालने पर कितना आए? 1 आए, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 5 और 7 में HCF निकालेंगे, 5 का ही 5, कितना बचा? 2, 2 से यहाँ 5 आएगा और 2 दूना 4, यहाँ बचा 1, और 1 से 2 में भाग देंगे तो वह 1 दूना 2, कितना आया? HCF कितना आया? तो 1 आए। तो वैसे संख्याओं का जोड़ा जिसका मौसौ 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। बात आया परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या होता क्या है? तो वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा हो, P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन P और Q कौन सा संख्या होगा? तो P और Q सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। और Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, रूट अंडर रूट में है 4, अंडर रूट में कितना है? 4 है। तो 4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। अब 2 आ गया तो देखिए ये किसमें है? रूट के अंदर, रूट से बाहर आ गया, तो ये कौन होगा? परिमेय संख्या। और 2 जो है, 2 के नीचे कितना रहता है? 1 जो है हमेशा नीचे रहता है, किसी भी संख्या के नीचे रहता है। तो P/Q के रूप में लिख लिए, Q 0 नहीं है, तो वो कौन संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, जिसका पूर्ण वर्ग हो जाए, जैसे √4 था, तो इसको रूट को सॉल्व किए हैं तो ये क्या हुआ? रूट से बाहर आ गया 2 बनकर, तो जो रूट से बाहर आ जाए वर्गमूल निकालने पर वो सभी संख्या क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। चलिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसा संख्या जो परिमेय न हो, वैसा संख्या जो परिमेय न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और देखिए दोस्तों, अपरिमेय संख्या का खासियत होता है सॉरी अपरिमेय संख्या का खासियत क्या है? तो जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा। 5 का वर्गमूल निकाल के देखिए तो 5 का वर्गमूल दशमलव में आ जाएगा, लेकिन ये रूट से पूरा बाहर नहीं निकलेगा, तो उस संख्या को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। √7, √11, √13 ये सब कौन है? तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो ये जितने भी प्रकार का हम संख्या पढ़ते हैं, वो भाज्य हो या अभाज्य हो या सहभाज्य हो, परिमेय हो अपरिमेय हो, उन सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी रियल नंबर कहते हैं। अब बात आया कि अवास्तविक संख्या क्या है। तो अवास्तविक संख्या काफ़ी जटिल होता है और यह संख्या हम लोग को क्लास 11th में पढ़ना है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 + 3 आयोटा, ये कौन संख्या है? तो अवास्तविक संख्या है, जो वास्तविक संख्या न हो। अंडर रूट में -6, अंडर रूट में -5, अंडर रूट में -29, तो ये कौन है? अवास्तविक संख्या है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक सवाल है। जो हम लोग संख्या पढ़ते हैं वो संख्या स्त्रीलिंग है या
पुलिंग है? इसका जवाब आप लोग को कमेंट में देना है, ठीक है। चलिए, संख्या का मतलब होता है गिनती या तादाद। लोगों के लिए मैं एक प्रश्न लाया हूं जो कि काफी महत्वपूर्ण है, और एक ही प्रश्न से आप लोग सीख जाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो कि पहला चैप्टर में काफी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में 99% आना फिक्स है। चलिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो यूक्लिड कौन थे? यूक्लिड कौन थे बाबू? तो यूक्लिड कौन थे? एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया और अपने फॉर्मूले को कुछ अंदर में प्रोसेस किए, और प्रोसेस करने के बाद हम लोग को एक फॉर्मूला दिया। तो उसके बारे में समझते हैं कि क्या फॉर्मूला है। चलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो यह दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF मतलब मौस, ठीक है। HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक मौस निकालने का तकनीक है। अगर दो धनात्मक पूर्णांक आप लोगों को दिया हो और बोले कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको मौसो ज्ञात करना है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को आएगा 2 मार्क्स में। याद रखिएगा, वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछेगा। क्लियर है? ठीक है, वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछेगा। तो आइए दोस्तों, आप लोग को एक फॉर्मूला यहाँ पे बताते हैं। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में A = BQ + R फॉर्मूला, जहां 0 से बड़ा है R या 0 के बराबर है R और R से बड़ा B होता है। अब ये 0, R, A, B, Q ये सब क्या है, इसको समझने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखिए इसको गौर से। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। एक क्वेश्चन कीजिए, सारा क्वेश्चन आप लोग को आ जाएगा, चाहे जितना भी घुमाए या ना घुमाए, कितना भी अलग कर दे, समझ लेंगे। एक ही क्वेश्चन से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यूक्लिड से, ठीक है। चलिए, 2 से 17 में भाग देना है, तो 2 8 16, बचा कितना? 1। बात खत्म। यूक्लिड विभाजन क्या है? खत्म, बस खत्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किस लिए होता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, HCF निकालने के लिए होता है। चलिए, तो यहाँ पे समझते हैं कि देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे देखिए, तो भाज्य कितना है? इतना तो आता होगा, क्लास 10th में है। भाज्य क्या है? तो भाज्य यहाँ पे कितना है? 17। यानी जिसको भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? भाज्य। अच्छा, भाजक क्या है? भाजक तो जिससे भाग दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 17 को 2 से भाग देते हैं, तो ये कौन, इसको क्या बोलेंगे? भाजक। चलिए, और यहाँ पे जो पहाड़ा पढ़ के लिखते हैं कि 2 8 16 आया, तो 8 के यहाँ पे ये इसको बोलते हैं भागफल, और जो बच जाता है नीचे उसको बोलते हैं शेष फल, ठीक है। तो अब दोस्तों, इसी में छुपा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जिसे हम भाज्य बोलते हैं उसे A से दिखाया गया है, भाजक बोलते हैं उसको B से, भागफल को Q से, और शेष फल को R से, ठीक है दोस्तों। और ये फॉर्मूले पे हम लोग को सॉल्व करना है। चलिए, यहाँ पे देखते हैं, एक प्रश्न लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 231 और 396 का मौसो ज्ञात कीजिए। अब यूक्लिड बोल दिया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 231 और 396 का मौसो निकालना है, यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है। आपको डायरेक्ट नहीं निकालना है, इस प्रोसेस पे बैठा करके इनको जवाब देना है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को, इस क्वेश्चन को समझते हैं, और यहाँ पे समझने के बाद एक अच्छा से समझ लीजिए, उसके बाद सारा आप लोग को यहाँ पर खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब देखेंगे 231 और कितना है? तो 396। अब देखिए, इसमें से बड़ा कौन संख्या है? तो बोलिएगा बड़ा है 396, और छोटा कौन है? तो छोटा है 231, ठीक है। चलिए, मौसो तो आप लोग निकालना शुरू किए थे, मौसो तो आप लोग को आता ही निकालने के लिए, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे पहले एक रफ में मौसो निकाल लेते हैं। पहला ये समझाने के लिए, मौसो निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, भाग विधि द्वारा, तो 231 और 396 इस प्रकार से निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, 231 को 396 में भाग दीजिए, 396 को 231 से भाग दीजिए, तो कितना बार में? एक बार में हो जाएगा 231। कितना बचा? 6 में से गया 5, 9 में से 3 गया तो बचेगा 6, और 3 में से 2 गया तो बचा 1, तो कितना बचा? 165। अब दोस्तों, इसको इस तरीके से घेर लेना है। अब उधर क्या ले जाना है? 231। अब 165 से 231 में देना भाग, तो कितना बार में लगेगा? एक बार में, 165, ठीक है। अब घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो 11 में से 5 गया तो 6, अब ये बचा 2 हासिल लेगा, 12 में से 6 गया तो 6, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे एक में से एक गया तो ये कट जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। अब 66 से भाग देना है किसको, तो 165 को। बिल्कुल इजी प्रोसेस है, आप लोग अच्छा से देखिए, सीखिए, बिल्कुल एग्जाम में इजी तरीके से बना लीजिएगा। अब 66 से भाग देना है 165 में, तो 2 बार में लगाएंगे, तो 66 दूना कितना हो जाएगा 132। 5 में से 2 गया तो बचा 3, 6 में से 3 गया तो 3, और 1 में से गया तो कट गया। अब देखिए यहाँ पे 66 आएगा। अब देखिए इसको कब तक सॉल्व करते रहेंगे, तो बउआ जब तक जिससे भाग देते हैं, जब तक यहाँ पे शेष फल जीरो नहीं आ जाए तब तक उसको छोड़ना नहीं है। तो 33 दूना क्या हो जाएगा 66। जैसे ही जीरो आ गया इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हल में लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। चलिए अब यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा, और मैथ को पढ़ने के लिए फॉर्मूला का भी 1 नंबर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो स्टेप बाय स्टेप अब बिहार बोर्ड को पीछे करता है, पहले नहीं करता था। चलिए क्या होता है फॉर्मूला, A=BQ + R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होता है R, R से बड़ा B होता है, R से बड़ा क्या होता है B। अब यहाँ पे A B यहाँ पे समझा दिए थे, अब इस पे अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ 231 और 396 का निकालना था, इसमें से बड़ा कौन था, तो 396। अब यहाँ पे कौन बन गया A। देखिए यहाँ पे ये जो जिसमें भाग देते हैं, भाज्य को क्या बोलते हैं, तो ये यहाँ पे देखिए भाज्य कौन है 396, तो लिखिए 396 बराबर चलिए 396 बराबर। अब देखिए B कहाँ है, तो B कहाँ पे है, तो जिससे भाग देते हैं वो, तो B कहाँ है 231। ये हुआ A, ये हुआ B, ये हुआ Q, और यहाँ पे ये हुआ R। इसके जगह पे बस पुट कर दीजिए वैल्यू। तो A 396, B कितना हुआ, B कितना हुआ जल्दी से बताइए, तो B 231 गुने Q कितना है, तो Q है 1 प्लस रिमाइंडर यानी शेष कितना है, तो 165, पहला स्टेप, ठीक है। अब देखिए अब दूसरे स्टेप में यहाँ पे देखिए कि A कौन बनेगा, तो A देखिए यहाँ पे कौन बनेगा 231। पहला स्टेप यहाँ तक कंप्लीट है। दूसरा में देखिए 231 क्या बनेगा A 231। यहाँ पे देखिएगा ये वाला इधर खसका दीजिएगा, ज्यादा दूर जाने का जरूरत नहीं है। A=, अब देखिए इसमें A ये हो गया, B कौन हुआ 165 गुने Q कौन है, तो Q 1 है, प्लस R कितना है, तो 66, ठीक है। चलिए अब देखिए 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप देखिए A कौन है 165। अब देखिए 165 यहाँ था, तो 165 इसके जगह पे ले आइएगा। अब देखिए B कौन है, तो B हो गया 66 गुने Q कितना है, तो यहाँ पे 2 प्लस R कितना है, तो R यहाँ पे 33। अब इसको कब तक बनाते जाए, तो बउआ जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए जब तक आपको बनाते जाना है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 33 इस भाग विधि से ऐसे CF कितना आ रहा था 33, सेम इस विधि यूक्लिड से भी CF 33 ही आएगा, ठीक है। चलिए अब इसको इधर घसका दे, बोलने का जरूरत नहीं है। A=, अब देखिए B कितना बचा, तो B हो गया 33। इसके बाद यहाँ वाला इधर 33 गुने Q देखिए कितना है 2 प्लस में R कितना हुआ, तो R बचा 0। जब तक रिमाइंडर देखिए R इसको क्या बोलेंगे रिमाइंडर यानी शेष। अब देखिए यही तो बोल रहा है कि R जो है 0 से बड़ा या बराबर हो, 0 से बड़ा, R रिमाइंडर क्या हो 0 से बड़ा या बराबर हो, लेकिन R से भी बड़ा कौन होता है B। देखिए तो यहाँ पे R से बड़ा कौन है B है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया है, और जहाँ पे भी 0 आ जाए तो उसमें B जो B होता है वही हमारा HCF कहलाता है। B जो है जिसमें A=BQ + R, तो R यहाँ पे 0 हो गया, तो उसमें का जो B होता है वही क्या कहलाता है HCF। तो लिखेंगे अतः HCF बराबर 33। कितना आया HCF 33 आया, ठीक है दोस्तों। तो अब उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसी विधि का उपयोग करके चाहे कितना भी बिहार बोर्ड बदल दे, कुछ भी कर दे, लेकिन आप लोगों को इसी विधि को अप्लाई करके 2 संख्या का यूक्लिड से बोलेगा HCF निकालने के लिए, तो खटाखट निकाल देना है। और भी 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।